Chapter Statistics continued. The last topic of the chapter is Spearman's rank correlation coefficient. 13.6 पे भी क्रॉस लगा दीजिए। लास्ट ईयर तक सिलेबस में थी, इस ईयर सिलेबस से डिलीटेड है। 13.6 पे क्रॉस लगा सकते हैं। आज का टॉपिक है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कॉफिशिएंट। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिख रही हूँ बुक से अलग, क्योंकि बुक में सीधा क्या दे दिया, फॉर्मूला एंड उसका एप्लीकेशन। तो स्पीयरमैन्स रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन के बारे में थोड़ी सी जिज्ञासा तो होती होगी ना, कि ये कोफिशिएंट जो हम निकाल रहे हैं स्मॉल आर, ये एक्चुअली हमें बताता क्या है। तो लिखिए, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर्स द मोनोटोनिक रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंक्ड डाटा सेट। अब आपको जो दो डाटा सेट मिलेंगे उनको रैंक कर देंगे हम लोग। मान लो मान लो 10 बच्चों के मैथ्स में मार्क्स हैं और साइंस में मार्क्स हैं। ये 10 बच्चे हैं, ABCDEFG एंड सो ऑन। मैथ में जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स होंगे, मान लो 90 हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो उस बच्चे के आगे रैंक 1 आ जाएगी। 90 के बाद जो सेकंड हाईएस्ट होंगे उसके आगे रैंक 2 आ जाएगी। जो थर्ड हाईएस्ट होंगे उसके आगे रैंक 3 आ जाएगी। अब रैंक 4 पे दो बच्चों के 60-60 हैं, तो दोनों को रैंक 4 कैसे दें, और एक को रैंक 4 और एक को रैंक 5 क्यों दे दे। जब दोनों के मार्क्स इक्वल हैं तो एक को रैंक 4 कर लो, कॉपी रब हो जाएगा। जब दोनों के मार्क्स 60 हैं तो हम एक को रैंक 4 एक को रैंक 5 नहीं दे सकते। हम आगे पीछे कैसे दे दे बच्चे को रैंकिंग। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ये सब सिखाया जाएगा। बट ये जो दो डाटा सेट है, मैथ के मार्क्स और साइंस के मार्क्स, इन सबको रैंकिंग दे दी जाएगी। और फिर जो आंसर आएगा इस कॉफिशिएंट का, वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। आंसर यदि आ गया 1, तो वो हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा। आंसर आ गया लोएस्ट -1, तो नेगेटिवली कोरिलेटेड है। 0.5 आया तो कुछ कुछ एग्रीमेंट में है। तो हमें इससे ये पता चलेगा, मेजर्स द मोनोटोनिक रिलेशनशिप, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है या एक के घटने से दूसरा। यही तो पढ़ा था कोरिलेशन में प्रीवियस क्लास में, याद करो। टू रैंक्ड डाटा सेट assessing how well one variable's values tend to increase or decrease in same direction as another. It ranges from -1 to 1। यदि आपका आंसर 1 से बड़ा आ रहा है, -1 से छोटा आ रहा है, तो कैलकुलेशन दोबारा चेक करेंगे। इसका आंसर -1 और 1 के बीच में आता है। एंड अब मैं ML अग्रवाल की बुक से फॉर्मूला लिख रही हूं, और अभी मैं ये बताऊंगी व्हाट इज डी, व्हाट इज एन। डी इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक्स एंड एन इज द नंबर ऑफ पेयर्स। अब एक मिनट सुनेंगे, इन्होंने एग्जाम्पल से पहले, जो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 1 से पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स थ्योरी में भी दिए हैं। एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जिसमें रैंक 1 आ, स्मॉल आर की वैल्यू 1 आ रही है। एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जिसमें स्मॉल आर की वैल्यू -1 आ रही है।
एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जिसमें तीन बच्चों के इक्वल मार्क्स है, 60 60 60, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। यदि तीन बच्चों के सेम मार्क्स है 60, दो बच्चों के सेम मार्क्स है 80, पांच बच्चों के सेम मार्क्स है 40, फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो मैं ये थ्योरी के एग्जाम्पल्स कराने की प्लेस पर सीधा इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स करा देती हूँ, और बारी बारी से उसमें सारी वैरायटी कवर हो रही है। और जो चेंज फॉर्मूला होगा वो मैं एग्जाम्पल में लिख दूंगी कि फॉर्मूले में क्या चेंजेस हो जाएंगे, या थोड़ा सा लिख सकते हैं कब होंगे चेंजेस। आइदर सीरीज एक्स और वाई may have common rank if वर्ड ऐड कर लेंगे, if either of the series x और y may have common rank। कॉमन रैंक समझ गए? मान लीजिए तीन के मार्क्स 60 हैं और तीनों ही रैंक 5 पे हैं, तो मैं तीनों को रैंक 5 नहीं दे सकती और रैंक 5 6 7 नहीं दे सकती। उस बच्चे ने क्या गुनाह किया जिसे मैं 7वां रैंक दे रही हूँ, मार्क्स इक्वल है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? देन ज्यादा अच्छा कब समझ आएगा, जब मैं एग्जांपल्स में यूज करूंगी। देन वी एड अ करेक्शन टू सिग्मा डी स्क्वायर टू कैलकुलेट आर इफ m items have कॉमन रैंक। जैसे मैंने बोला तीन बच्चों के सेम रैंक, सेम मार्क्स, तो वो m हो गया 3। दो बच्चों के सेम मार्क्स तो m हो गया 2। If m items have the common rank, the correction 1/12 m cube minus m is added to sigma d square। यदि तीन बच्चों के सेम मार्क्स है, दो बच्चों के सेम मार्क्स है, तो दो करेक्शन ऐड होंगी। यदि 5 बार टाई है, 5 बार टाई यानी तीन बच्चों के सेम मार्क्स, दो बच्चों के सेम मार्क्स, चार बच्चों के सेम मार्क्स, फिर दो बच्चों के सेम मार्क्स, चार टाई है, तो ये करेक्शन 4 बार ऐड होगी। और अभी मैं एग्जांपल कराती हूँ, समझ आ जाएगी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये करेक्शन 4 बार ऐड होगी। जितनी बार टाई होगा उतनी बार ये करेक्शन ऐड होगी। अभी समझ आएगा एग्जाम्पल से। बस थ्योरी में हमें अभी फिलहाल और कुछ नहीं करना है। वी विल कम टू इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल नंबर 1। रब कर लू रिदम, पूछ के रब करती हूँ बेटे। चाहे तुम्हारा इको सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट है, पहले क्या हैबिट डालो रिदम, टीचर को सुनो काम छोड़कर। कोई भी टीचर आपके कॉपी करने से पहले रब नहीं करेगा, पहले टीचर को सुनो। चलिए इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 1। हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके हेडिंग्स क्या क्या होंगे। पहला कॉलम में आएंगे, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो। सप्लायर्स क्या चीज है ये? एज एन एक्सरसाइज एक कंपनी ने अपने स्टोर सुपरवाइजर और परचेज मैनेजर से कहा कि जो हमारे दुकान के सप्लायर हैं, ABCDEFGH, इन सप्लायर को रैंक करो। किस चीज पे रैंक करना है? ऑनेस्टी पे रैंक करना है, डिलीवरी अच्छी है इस पे रैंक करना है, क्वालिटी अच्छी देते हैं, किस चीज पे रैंक करना है? बताया इन्होंने कि इन ऑर्डर ऑफ वैल्यू टू द कंपनी, टेकिंग द अकाउंट सच फैक्टर कि वो कितने रिलायबल हैं, वॉल्यूम है, कितना स्पेशल डिस्काउंट देते हैं, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है।
इस वे में वो करना है रैंक। रैंक। अब देखो, अब इन्होंने स्टोर सुपरवाइजर ने कहा कि ई, मेरे हिसाब से ई की रैंक 1 है, और ए देखो उसने कहाँ पहुंचा दिया, रैंक 7 पे। परचेज मैनेजर ने कहा नहीं, मेरे हिसाब से तो ए को रैंक मैं 6 दूंगा। ई इतना अच्छा होगा हर चीज में कि दोनों बंदों ने उसको रैंक 1 दे दी। हर चीज में अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी दे रहा होगा, सप्लाई बढ़िया कर रहा होगा। अब स्टोर सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग सी को मिली रैंक 2, और जी को मिली उसके परचेज मैनेजर को, परचेज मैनेजर के अकॉर्डिंग जी को मिली रैंक 2। तो हमें यहां पर पहले कॉलम में सीरियल ऑर्डर में लिख दो ABCDEFG। अब ढूंढो, यहां पे अब हेडिंग डालो, रैंक अकॉर्डिंग टू, क्या नाम था, स्टोर सुपरवाइजर। और यहां पे हेडिंग डालो रो 2, रैंक 2, रो 2 नहीं, रैंक 2। ये किसके अकॉर्डिंग, क्या नाम है दूसरे बंदे का, परचेज मैनेजर। और जब रैंकिंग हो जाएगी तब मैं दोनों रैंक का डिफरेंस लूंगी और डी स्क्वायर का टोटल लूंगी। चलो अब हम पिछले वाले पेज पर जाकर देखते हैं, ए को क्या रैंक दिया बताओ। या एक काम करते हैं, ई को फर्स्ट रैंक दिया, ई के आगे 1 लिख दो। सी को रैंक 2 दिया, सी के आगे 2 लिख दो। चलो भर दो। जी को 3 दिया। अच्छा एक और है, एच। बेटा रैंकिंग की टेबल बनानी आ गई क्या? और आगे थोड़ा फर्क भी हो सकता है, वो कई बार ये कई बार क्या होगा, इसको सीरियल ऑर्डर में देंगे, फिर हमें उनके मार्क्स को अकॉर्डिंगली रैंक करना होगा। ठीक है। चलो रैंकिंग दे दो सबको, और इसमें कोई दो बंदों को सेम रैंक नहीं दी है, तो इसमें ये करेक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वो मैं अभी, पहले क्वेश्चन थोड़ा ना देंगे वो करेक्शन वाला। पहला क्वेश्चन इन्होंने सिंपल दिया है। जो परचेज मैनेजर है उसने ए को रैंक 6 दिया है, ए को 6th प्लेस पे रखा है, ई को फर्स्ट प्लेस पे रखा है। ये इसके अकॉर्डिंग रैंक हो गया। एन क्या था फॉर्मूले में, नंबर ऑफ पेयर, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 पेयर्स। केवल और केवल दो ही चीजें चाहिए, एन और सिग्मा डी स्क्वायर। जैसे परसेंटाइल रैंक आपको बहुत इजी लगी एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज भी आपको बहुत इजी लगेगी। चलिए रैंक का डिफरेंस, 7 - 6, 5 - 3, 2 - 5। अब इसका टोटल नहीं, टोटल नहीं, डी स्क्वायर का टोटल, इसका डी स्क्वायर, एंड डी स्क्वायर का टोटल इज रिक्वायर्ड। ये करेक्शन टू बी एडेड मैं यहाँ टॉप पे लिख लेती हूँ, जिससे हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में याद रहे, जब भी वो एग्जाम्पल आएगा, व्हाट करेक्शन टू बी एडेड। बताएंगे सिग्मा डी स्क्वायर 28। ओके। चलिए अब जरा मुझे फॉर्मूला बताइए, क्या था आर का फॉर्मूला, बोलिए, याद भी हो जाएगा। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन, चलो भर दो सारी वैल्यू, आ गया आर। आर आ रहा है 0.5 से ज्यादा, तो इन्होंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एग्रीमेंट है। स्टोर सुपरवाइजर और परचेज मैनेजर एकदम एग्री नहीं कर रहे। अच्छा मान लो R1 आ जाता, तो यानी सबकी रैंकिंग सेम होती। सुनो, ये 7 देता, 1 मिनट सुनिए सब लोग, ये भी 7, ये इसने बी को 5 दिया, ये भी बी को 5 दे देता, ये सब 0 0 0 हो जाता, 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाता, 1 आ जाता कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यानी दे बोथ कंप्लीटली एग्री। कंप्लीटली एग्री यानी दोनों के हिसाब से ए रैंक 7 पे है, दोनों के हिसाब से ई रैंक 1 पे है। यदि दोनों की रैंकिंग सेम हो जाती तो वे दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली एग्री कर रहे हैं। अब आंसर आ रहा है 0.6, तो यानी मॉडरेटली एग्री कर रहे हैं, कंप्लीटली एग्री नहीं कर रहे हैं।
समझ गए कैसे ये तय करेगा कि दोनों बंदे इन सप्लायर्स के बारे में क्या विचार रखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड स्कोर ऑफ 10 कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। ये हैं 10 कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामर ए, प्रोग्रामर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ये लोग 10 कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। इनके मैथ में स्कोर 7, इसका स्कोर 5 है, इसका स्कोर 1 है। 4, 3, 0, 2, 6, 8, 9। अब मैं पहले इसकी ही रैंकिंग दे दूं। अब एक मिनट बात सुनना। एग्जाम्पल 1 में ये वाला कॉलम मिसिंग है। ये वाला कॉलम हमने कॉपी नहीं करा था पीछे से, हमने सीधा रैंक बना दिया था पीछे टेबल में से देख के। यहाँ मैंने मैथ के स्कोर नोट करे। ये मुझे काम, ये R1 आएगी। टेबल मुझे R1 की चाहिए, डी होता है R1 - R2। तो लेकिन हमने स्कोर भी इसलिए कॉपी कर लिए, गलती से बचने के लिए। सबसे ज्यादा स्कोर 9 है, तो इस प्रोग्रामर को रैंक 1 देना पड़ेगा ना। सबसे ज्यादा स्कोर इसका है। दूसरा, आई, आई को रैंक 2 देना पड़ेगा। 8 के बाद 7, रैंक 3। 7 के बाद 6, रैंक 4। 6 के बाद 5, रैंक 5। 5 के बाद 4, रैंक 6। 4 के बाद 3, रैंक 7। 3 के बाद 2, रैंक 8। 1 वाले को रैंक 9, और बेचारा 0 स्कोर वाले को रैंक 10। तो इसमें भी रिपीटिशन नहीं हुआ। दो प्रोग्रामर का सेम स्कोर नहीं है, तो इसलिए 1 to 10 रैंकिंग आराम से हो गई विदाउट एनी रिपीटिशन। फिर 10 के 10 प्रोग्रामर का जॉब परफॉर्मेंस रेटिंग देखो। जॉब परफॉर्मेंस रेटिंग, फिर इसके अनुसार हम बनाएंगे रैंक 2 की टेबल। चलो मैं रेटिंग लिख दूं पहले। 8, 16, 8, 9, 5, 4, 3, 8, 17, 12। अब इसमें वो पंगा पड़ेगा जो हमें सीखना है, कैसे एवरेज लेते हैं और कैसे सिग्मा डी स्क्वायर में करेक्शन ऐड करते हैं। एक एग्जाम्पल में सीखने के बाद बाकी एग्जाम्पल्स में आपको मेरी मदद की नीड नहीं पड़ेगी। सबसे रैंक 1 वाला ढूंढ के दो मुझे प्रोग्रामर। 17, आई प्रोग्रामर को रैंक 1, और मैथ स्कोर में इसको रैंक 2 मिली थी। कोई बात नहीं, अलग अलग फील्ड है, इसमें अच्छा स्कोर कर लिया, उसमें थोड़ा सा। चलिए अब नेक्स्ट, प्रोग्रामर बी को रैंक 2। नेक्स्ट, 12, रैंक 3। 12 के बाद रैंक 4। 9 के बाद अब फंस गए, अब फंस गए। अब किस पे हूं मैं? ऑनलाइन वाले काम छोड़कर सुन ले। किस रैंक पे पहुंच गई मैं? 5। तीनों को 5 देना वो भी गलत, एक को 5, 6, 7 देना वो भी गलत। जिसको मैं 7 दूंगी उसकी क्या गलती है? मार्क्स तो 8 ही आए हैं ना, रेटिंग तो 8 ही है ना। उसे मैं 7 स्कोर कैसे दे दूं, 7 रैंक कैसे दे दूं? समझ रहे हो? तो मैं कहाँ फंसी? 5, 6, 7, किसको 5 दूं, किसको 6 दूं, किसको 7 दूं? यहाँ फंस गए ना। तो अब मैं क्या करूंगी? मैं ना 5 दूंगी, ना 6 दूंगी, ना 7 दूंगी। मैंने थ्योरी में एक वर्ड लिखवाया था, एवरेज। मैं इन तीनों रैंक का एवरेज ले लूंगी। 3 रैंक का एवरेज है तो डिवाइडेड बाई 3, 2 रैंक का एवरेज है तो डिवाइडेड बाई 2, 4 रैंक का एवरेज है तो डिवाइडेड बाई 4। एवरेज तो हमने पढ़ लिया, डिलेटेड है इस साल, हमने तब भी किया था एवरेज। क्या आया आंसर? 6। तो अब क्या होगा? अभी एक चीज और है सीखने वाली।
इन सबको रैंक 6 मिला, लेकिन अगले वाले को रैंक 7 नहीं मिलेगा। 5 6 7 का हिसाब हो गया। अब अगले वाले को रैंक 8 मिलेगा। ये गलती मैंने ऑब्जर्व की है, बच्चे जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में अगले वाले को 7 रैंक दे देते हैं। 3 बंदे गए, 5 6 7, तीनों को रैंक हमने एवरेज रैंक दे दी, बट 7 तक का हिसाब किताब हो गया। अब नेक्स्ट वाले को रैंक 8 मिलेगा। कौन है नेक्स्ट? 8 9 10। यदि मान लो अब 5 भी दो जगह होते, तो मैं उन दोनों रैंक का एवरेज लेती और फिर नेक्स्ट में अगली रैंक पे पहुंच जाती। अब वो करेक्शन क्या ऐड होगी अभी बताती हूँ। अब आप डी की टेबल बना लो और डी स्क्वायर की टेबल बना लो। वो करेक्शन कैसे ऐड करते हैं बता रही हूँ। ऊपर हमने लिखी लिखी है करेक्शन, प्लस 1/12 m³ माइनस m। 6 बिग ब्रैकेट के बाहर लिखना, 6 को बिग ब्रैकेट के बाहर लिखिएगा प्लीज। चलिए मुझे बस ये बता दीजिए एम क्या है। एम, एम की जगह क्या भरूं? सिग्मा डी स्क्वायर मैं यहां से उठा लूंगी। एन कितने पेयर है? 10 पेयर है। एन को 10 भर दूंगी। एम बता दो बस मुझे, एम। 3। वेरी गुड। 3 टाई हुए, 3 बंदों का टाई हुआ, 3 बंदों का टाई हुआ तो एम को 3 भरूंगी। 2 बंदों का टाई है तो एम को 2 भरूंगी। यदि 2 टाई है 2 करेक्शन ऐड होंगी, 3 टाई है तो 3 करेक्शन ऐड होंगी। अब इन्होंने थ्योरी में भी लिख लिखा होगा, इस एग्जाम्पल की थ्योरी पढ़ते हैं। इस 1 मिनट लगेगा हमें, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, क्या बुराई है। ये देखो, एज, नेक्स्ट पेज पर है, एज देयर इज वन टाई इन रैंक R2 ऑफ 3 आइटम। वो जो एक टाई है वो कितने आइटम की है? 3 आइटम्स की है। 1 2 3, एक टाई है 3 आइटम की, तो एक करेक्शन नोट ऐड होगी जिसमें हम 3 होगा। 2 टाई है तो 2 करेक्शन ऐड होंगी। 3 टाई है तो 3 करेक्शन ऐड होगी, और तीनों का एम हम डिसाइड करेंगे। इसका एम 3 है। एक और टाई होता जिसमें 2 की टाई होती तो M2 होता। आएंगे ऐसे एग्जाम्पल भी आएंगे, तो नीड नॉट टू वरी। अभी पहले एग्जाम्पल में केवल एक ही टाई है तो एक ही करेक्शन ऐड हो गई। और 6 को बिग ब्रैकेट के बाहर रखना। करेक्शन इज एडेड टू सिग्मा डी स्क्वायर, नॉट 6 सिग्मा डी स्क्वायर। 6 ब्रैकेट के बाहर रहेगा। चलिए सारी वैल्यूज भर दीजिए। 2 को देख देख कर एग्जाम्पल 3 शुरू करिए, और मुझसे पहले कोशिश कीजिए काफी आगे पहुंचने की। जो लोग अभी 2 कर रहे हैं वो 2 कंप्लीट करो। कोई बात नहीं, अभी तो डी भी भरना है, एम भी भरना है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। करो, 1 मिनट और ले लो। ये महक, ये जो अपॉन है ये माइनस के आगे लगाने की हैबिट डालो। कुछ बच्चों का अपॉन इतना लंबा बन जाता है कि 1 न्यूमिरेटर में पहुंच जाता है, सब गड़बड़ हो जाएगा। 1 अलग है, ये फ्रैक्शन अलग है।
स्टैट का पेपर छोटा बनाऊंगी क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा। तो एक वैरायटी का एक ही क्वेश्चन दूंगी बस। एक स्टैंडर्ड एविएशन का, एक इसका, एक परसेंटाइल रैंक का। 1 आवर में पेपर पूरा करने में दिक्कत हो जाएगी, छोटा सा पेपर बनाऊंगी। आगे आंसर मैच हुआ? कर रहे। ये डिजिट्स मैच कर लो एक बार बुक से। जो फाइनल, हाँ, ये एक बार मैच कर लेना चाहिए, बाद में गलती ढूंढने से बचेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में 8 एप्लीकेंट्स हैं। ABCDEFGH। देयर आर 8 एप्लीकेंट्स। और उन 8 एप्लीकेंट्स का किस किस का टेस्ट हुआ देखते हैं, अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक तो इन लोगों का हुआ रीजनिंग टेस्ट। रीजनिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग रैंक दी जाएगी। एक उनका हुआ एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से रैंकिंग 2 दिया जाएगा। फिर डी निकाला जाएगा, दोनों रैंक का डिफरेंस। एंड लास्ट में निकाला जाएगा डी स्क्वायर। चलिए रीजनिंग के मार्क्स लिखते हैं। क्लैरिकल पोस्ट के लिए इन 8 लोगों ने एप्लीकेशन दी है। ए के 20 मार्क्स आए रीजनिंग में। F80 लिया आया, ओ भाई साहब, बढ़िया। तो इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग हम इन रैंक अलॉट कर देंगे। एप्टीट्यूड में 80 वाले ने भी बेकार परफॉर्म किया। चलिए अब देखते हैं जरा क्या रैंक। एक काम करते हैं, पहले आप करो रैंकिंग बुक की हेल्प के बिना, फिर आप बोर्ड से रैंकिंग मैच करना कि क्या आपको ये एवरेज वाली बात समझ आई, वरना मैं दोबारा समझाऊंगी। व्हाट्स द बिग डील। दो रैंकिंग सबको। R1 R2 की टेबल बनाओ। ओ, मैंने मार्क्स रैंक 1 में लिख दिए। चलो भाई, सारा मुझे तो रब करना पड़ेगा। गलती से मार्क्स रैंक 1 की टेबल में लिख दिए। हाईएस्ट मार्क्स 80। 80 के बाद 60। 60 के बाद सीधा 40। 40 के बाद सीधा 28। 28 के बाद मिल गया। अब इनको रैंक देना है 5 और 6। तो 5 और 6 का एवरेज आएगा 5.5। तो इसे भी 5.5, इसे भी 5.5। 5 और 6 का हिसाब किताब हो चुका। नेक्स्ट को मिलेगा रैंक 7। और लास्ट को मिलेगा रैंक 8। एक बार अपनी और मेरी टेबल मैच कर। चलिए, रैंक 2 हाईएस्ट इज 60, देन 50, देन 40। लो भाई फंस गए। 30 30 30। और इनका नंबर है 4 5 और 6। 4 और 5 और 6 का एवरेज। ओहो, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आया। 5 और 4 9 और 6 15। 15/3 5। तो दो तीनों को रैंक मिल गया 5। और 6 तक का हिसाब किताब हो गया। तो नेक्स्ट को मिलेगा रैंक 7। और लास्ट को मिलेगा रैंक 8। आपका और मेरा रैंक 2 भी मैच हो गया। अब डिफरेंस 5.5 में से 5 गया 0.5। 7 - 3 4। 5.5 में से 5 गया 0.5। 8 में से 5 गया 3। इसका स्क्वायर 0.25। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। अब मुझे सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल बताओ। अब एक चीज, बस लास्ट चीज सिखानी रह गई है।
जो आपको मुझे सुनना पड़ेगा, उसके बाद आप चाहे मुझे पूरे लेक्चर में मत सुनना। एम क्वांटिटी एक ही बार ऐड होनी है, दो टाई है ना, दो टाई है, तो फॉर्मूले में एक बार एम शो होगा। कितने पेयर है? 8। ठीक ना? 8 ही है, 8 8 जा 64। यहां मैं सिग्मा डी स्क्वायर लिख दूंगी। अब एक टाई है 3 की, और एक टाई है 2 की, और पहले 2 की, पहले प्लस है, पहले और बाद की तो कोई बात ही नहीं है। एक बार एम को 2 लूंगी, प्लस एक और करेक्शन ऐड करूंगी, एम को 3 लूंगी। लेकिन फॉर्मूले में बस एक बार दिखा देंगे कि करेक्शन विल बी एडेड, एंड हाउ मेनी करेक्शंस विल बी एडेड, इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टाइज। इस क्वेश्चन में दो टाई है, एक टाई है 2 आइटम की और एक टाई है 3 आइटम की। एक और टाई होती 3 आइटम की तो यही क्वांटिटी एक बार और ऐड हो जाती। बट यहाँ 2 बार ऐड नहीं दिखाना कि मैम M1 M2 ले लेते हैं। एक बार दिखाया है बुक में, हम भी एक ही बार दिखा यहाँ, और यहाँ दे देंगे 2 करेक्शन। ठीक है? सिग्मा डी स्क्वायर बता दो कोई। ओ, अच्छा ये रही गलती। कितना? 79.5। सब एग्री कर रहे हैं रिदम के आंसर से? अब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन उतना तो नहीं है जितना वो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन में मेहनत की थी। आदित्य, अतुल्य, इज दैट ओके? यस मैम। ओके। ये एक काम करो, यहाँ स्पेस छोड़ दो, डिवीजन का स्पेस छोड़ दो। एग्जाम्पल्स खत्म करके वापस आ जाएंगे कैलकुलेशन पे। जिन लोगों का ये वैल्यू भरने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन बच रहा है, लीव द स्पेस। एग्जाम्पल 4 में एक कॉलम कम है, बताइएगा कौन सा कॉलम कम है। यस, यहाँ पर उन वो नाम नहीं है जिनके ये मार्क्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी नहीं है। बस इन्होंने कहा है इस डाटा का रिजल्ट इंटरप्रेट कीजिए।
तो इसलिए हमने यहाँ बंदों के नाम नहीं लिखे। और इस कॉलम का क्या कोई यूज था? यूज R1 और R2 की टेबल का है। तो यहाँ बंदों के नाम उन्होंने नहीं दिए, हमने नहीं लिखे। अपनी मर्जी से ABCD लिख भी लोगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, बट नो नहीं, बंदों का नाम नहीं है बस कि ये किसके मार्क्स हैं, ये किसके मार्क्स हैं, ये किसके मार्क्स। चलिए, अब देखते हैं इसमें कितनी टाई होंगी, और कितनी बार एवरेज लेना पड़ेगा, और कितनी बार करेक्शन ऐड होगी। ये हमें R1 R2 की टेबल बनाने के बाद पता चलेगा। टेबुलर का ये लास्ट क्वेश्चन है, 5 और 6 में क्या होगा? एक आधी वैल्यू मिसिंग करेंगे, एक वैल्यू मिसिंग करेंगे, बाकी देंगे, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। 5 और 6 टेबुलर फॉर्म के नहीं है, ये टेबल बनाने वाला लास्ट एग्जाम्पल है हमारा। मार्क्स कॉपी करने के बाद सब लोग बुक को असाइड रख देंगे, बुक से हेल्प नहीं लेंगे। और ये जो मैं सर्कल बना देती हूँ, आप पेंसिल से बना लेना, हाईलाइट हो जाता है और कुछ नहीं। हाईएस्ट, लो भाई, ये तो स्टार्ट ही टाई से हो गया। तो क्या रैंक दिया? 1.5। रिदम ने क्या बोला था? 1 और 2 का एवरेज, 1 और 2 का एवरेज, 1.5, 1.5। अब 1 और 2 का हिसाब किताब हो चुका है, नेक्स्ट को मिलेगा 3, नेक्स्ट को मिलेगा 4। अब देखो, अब फिर टाई आ गया, तो अब मैं सर्कल नहीं बना रही हूँ अपनी रिमेम्बरेंस, सर्कल से तो मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगी, मैं बाद में टाई नहीं गिन पाऊंगी कितने टाई थे। और ये भी कोई पहचान नहीं है कि मैम डेसिमल से पता चल जाएगा। कई इसमें तो क्या आया था देखो, 5 आया था। मतलब ये कोई देखती रहूंगी मैं बाद में कि 5 2 बार, 5 3 बार है, तो मेरे को इससे टाई गिनने में आसान हो जाएगा। और जितनी बार मैं एवरेज निकालूंगी उससे टाई गिनने में इजी हो जाएगा। डबल टिक। अरे एक और है 36, और नंबर किसका है? 5 का। तो 5 6 और 7 डिवाइडेड बाई 3, 6 और 5 11, और 7 18/3, 6। तो डबल टिक वालों को मिल गई रैंक 6, और 5 6 7 तक का हिसाब किताब हो चुका। अब नेक्स्ट वाले को मिलेगी रैंक 8। 8 9 10 बंदे देखना 10 ही थे ना बंदे। यदि मैं 10 पे रुकूंगी और बंदे 10 है, तो गारंटी मैं सही जा रही हूँ। चलिए R2 बनाते हैं। द हाईएस्ट रैंक इज 45। ओह, 45 2 बार, तो दोनों को रैंक मिल गई 1.5, नहीं 3 बार, सॉरी। 45 3 बार, 1 + 2 + 3/3, 3 और 2 5 और 1 6। तो 45 वालों को रैंक मिली 2 2 2। देखो क्लास में हाईएस्ट मार्क्स ला रहे हैं तीनों, बट तीनों में से किसी को भी रैंक 1 नहीं मिली, तीनों को रैंक 2 मिली। अन्याय हो जाएगा ना जिसको भी रैंक 1 दे देंगे। 2 2 2, 45 के अब 1 2 3 का हिसाब किताब हो चुका। नेक्स्ट वाले को मिलेगी रैंक 4 5। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। 41 था। 1 2 3 का हिसाब किताब हो चुका। 4 5 6 7 7। 8 और 9 पे 27 है, 8 और 9 पे 27 है, 9 और 8 17, 17/2 8.5। डबल टिक वाले को भी 8.5, डबल टिक वाले को भी 8.5, 8 और 9 का हिसाब किताब हो चुका। 24 वाले को मिला 10। अब अपनी R1 और मेरी R1 और बुक की R1 R2 मैच कर दो। मेरा अपना और बुक का, क्या हम तीनों सही जा रहे हैं? R1 R2 मैच कर दो, तसल्ली हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। सबका मैच हो गया, बुक वालों का, हमारा, आपका, सबका मैच हो गया। चलिए 6 में से 8.5 घटा के -2.5।
-2.5, यस यू आर राइट। 1.5 -2, -0.5। 6 माइनस 8.5, अगेन -2.5। 9 -7, 8 -6, 6 -5, 4 -2, 3 -4, 1.5 -2। स्क्वायर्स, 25 का स्क्वायर 625, दो डिजिट से पहले डेसिमल। 5 5 जा दो डिजिट से पहले डेसिमल। 25 का स्क्वायर 625, दो डिजिट से पहले डेसिमल। 44141.25। केवल और केवल एक टोटल चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर। और करेक्शन देखना पड़ेगा भैया, कितनी बार करेक्शन ऐड होगा। बिग ब्रैकेट, आइटम कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पेयर्स आर देयर। 10 × 10 का स्क्वायर -1। सिग्मा डी स्क्वायर आप मुझे बताओगे, यहां से देख लूंगी मैं। पहली टाई थी दो आइटम की, 1/12, 2³ -2। दूसरी टाई थी तीन आइटम की, एक और करेक्शन। तीसरी टाई थी तीन आइटम की, एक और करेक्शन। और चौथी आइटम टाई थी दो आइटम की, एक और करेक्शन। ओ भाई, इससे ज्यादा तो क्या ही मिलेंगी। चार करेक्शन ऐड करनी पड़ी। दो आइटम, तीन आइटम, तीन आइटम, दो आइटम। तो अब इस एग्जाम्पल के बाद क्लियरिटी आ गई है कि मैम अब हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमें पता है एम करेक्शंस कितनी बार ऐड होंगी, कैसे एवरेज लेना है। जितनी टाई उतनी बार करेक्शंस ऐड होंगी। तो इस टॉपिक में तो 27, इस टॉपिक में तो फुल आउट ऑफ फुल आ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में ही फुल आउट ऑफ फुल आ सकते हैं, बस फॉर्मूले याद हो और कैलकुलेशन जागते हुए करें। पूरा चैप्टर फॉर्मूले लर्निंग और कैलकुलेशन का गेम है। कितनी शिद्दत से हम फॉर्मूले याद कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से हम कैलकुलेशन करते हैं। कुछ गड़बड़ है?
5। एन ऑब्जर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, एन पेयर्स है, एन ही पता करना है, टेबल नहीं बनानी है, सिग्मा डी स्क्वायर दे दिया, और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कॉफिशिएंट 9/11 दे दिया। तो देखो कितना इजी। राइट द फॉर्मूला एंड पुट ऑल द वैल्यूज। आर की वैल्यू 9/11, सिग्मा डी स्क्वायर 30, सॉरी सॉरी, तो 180 अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1 इधर शिफ्ट कर दिया, 9/11 इधर शिफ्ट कर दिया, 180 अपॉन 11 एलसीएम, 2 9 ज़ा 80, एन इंटू एन स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 90 इंटू 11। अब देखो, अब इन्होंने क्वाड्रेटिक नहीं बनाई, क्यूबिक 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 बनाने में, और एक स्कूल में ये मेथड काट दिया था। मैं कंपैरिजन मेथड यूज करूंगी, और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि क्यूबिक बनेगी, 3n का तो एक ही आंसर आएगा ना उस डाटा में, या तो 6 ऑब्जर्वेशन होंगी, या 7 या 8, दो दो आंसर तो नहीं आ सकते ना, 3 आंसर तो नहीं आ सकते ना। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए हम तो, अच्छा इसके फैक्टर n-1 n+1, डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाना, सबसे बड़ा फैक्टर n+1, उससे छोटा n, उससे छोटा n-1। अब इसके 3 फैक्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल दो, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, लगातार, 11 12 13, दोबारा बोलो, डिसेंडिंग ऑर्डर में 11 10 9। तो अब जैसे ही मैं कंपेयर करूंगी तीनों फैक्टर से, मुझे n 10 मिल जाएगा, यानी उस ऑब्जर्वेशन में 10 पेयर रहे होंगे। तो ये कंपैरिजन मेथड एब्सोल्युटली करेक्ट है। मान लो हम कहें कि एक रूट नेगेटिव आ गया, तो अरे वो तो वैसे ही रिजेक्ट होना है, हाउ कुड n बी नेगेटिव, हाउ कुड n बी फ्रैक्शन, तो इसके बाकी दो रूट्स तो रिजेक्ट होने ही है। तो आपको ब्रैकेट खोल के क्यूबिक बना के फैक्टर थ्योरम यूज करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। एक तो क्वेश्चन करो। स्मॉल आर की वैल्यू 2 गिवन है, n 10 गिवन है। ओहो, इन्होंने कहा एक बच्चे ने डी की वैल्यू 9 ले ली इंस्टेड ऑफ 7, तो ये तो इनकरेक्ट आर हुआ। करेक्ट आर बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करके आ चुके हैं, बहुत इजीली कर पाएंगे। 0.2 इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 10 इंटू 100 - 1। अब कैलकुलेशन से जो सिग्मा डी स्क्वायर आया, ये तो इनकरेक्ट आया, सिग्मा डी स्क्वायर 132। अभी बीच में बहुत सारे स्टेप्स होंगे, सिग्मा डी स्क्वायर, चलो उन्हीं स्टेप्स को हम कर लेंगे अभी। सिग्मा डी स्क्वायर 132 आया, अब मुझे पिछली नॉलेज यूज करके बताओ, मैं करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर कैसे निकालूं। वेरी गुड, गलत वाली ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर उड़ा दो। उस बच्चे ने क्या गलत नोट किया, डी, डी स्क्वायर नहीं गलत नोट किया, जब वो ऐड कर रहा था तो डी स्क्वायर ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो एक डी, देखो ध्यान से पढ़ो, डिफरेंस इन द रैंक, डी गलत हुआ बच्चे से, तो एक डी 7 लेना था, 7 की बजाय गलती से 9 ले लिया, तो एडिशन में 9 का स्क्वायर एडिड है, तो उसे हटा दो और 7 का स्क्वायर ऐड कर दो।
आ गया करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। और जब करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर आ गया, तो अब सारी वैल्यूज करेक्ट भर के करेक्ट आ रहा जाएगा। एक्सरसाइज इज द होमवर्क। सिग्मा डी स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया, 1 में से 0.2 घटाकर 0.8 आ गया। सिग्मा डी स्क्वायर 10 × 99 × 0.8 अपॉन 6। अब करनी है कटिंग फिटिंग। × 10, 10 से 10 गया, 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8, एंड 33 × 4 = 132। तो सिंपल कैलकुलेशन थी। सो दिस वाज 5 एंड 6। तो इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकते हैं बहुत इजीली। टेबल वाले क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आ नहीं सकते, इन क्वेश्चंस को वो एमसीक्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज इज द होमवर्क। जिस जिस भी क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। 8 क्वेश्चंस हैं, बट आपने देखा होगा कि हमने 1 आवर से कम में 7 कर लिए, सीखा भी 6 कर लिए। तो 1 आवर में होमवर्क आराम से हो जाएगा।